Microbes that are used as biopesticides. Normally पेस्टिसाइड्स वो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जिन्हें पेस्ट्स के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है सो दैट यूजफुल प्लांट्स लाइक क्रॉप्स कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पेस्ट्स. राइट. वेलकम स्टूडेंट्स टू जीव विज्ञान. आज हम बात करेंगे बायोपेस्टिसाइड्स के बारे में. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि पेस्टिसाइड्स वो केमिकल्स होते हैं जो कि हम पेस्ट्स के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं. बायोपेस्टिसाइड्स का मोटिव भी सेम होता है, लेकिन यहाँ पर पेस्टिसाइड्स केमिकल नहीं, बायोलॉजिकली ओरिजिनेटेड होते हैं. मतलब दीज आर बायोलॉजिकल कंट्रोलिंग एजेंट्स विदाउट एनी केमिकल. Biopesticides are not as old as chemical pesticides and are not very effective. So the question here arises is that what was the need to bring chemical rather than chemical pesticide and another form of pesticide? क्या ज़रूरत थी इस चीज़ की कि दूसरा फॉर्म मार्केट में आए? Actually, an ideal pesticide should have some characteristics, which are it should be easily available in the market and should not be costly. महंगा नहीं होना चाहिए, easily market में available होना चाहिए, मिल जाना चाहिए. It should control only specific target organism. It should be non-prominent. It should be non-toxic as well to the other living organism, and it should be biodegradable, means एक तरह से eco friendly होना चाहिए. And unfortunately ज़्यादातर chemical pesticides में ये qualities नहीं होती हैं. On the contrary, they are costly, महंगे होते हैं, harmful होते हैं, environment को pollute करते हैं और useful insects को भी साथ साथ मार देते हैं. Biopesticides are basically of two types, bioherbicides and bioinsecticides. पहले अगर हम bioherbicides को देखें, bioherbicides का मतलब है to biologically control weed by using biological agent like insects, fungi, bacteria and many other microbes. तो ये एक टारगेट है इनका कि ये सिर्फ क्या करेंगे, ये सिर्फ वीड या फिर हर्ब्स को ही किल करेंगे, वीड्स को ही किल करेंगे. मींस वो प्लांट्स जो कि फील्ड में क्रॉप के साथ साथ ग्रो होते हैं और उनका न्यूट्रिशन जो है वो वहाँ से ले लेते हैं सॉइल से, तो सिर्फ उन्हीं को ख़त्म करेंगे. बायोहर्बिसाइड्स और बायोवीडिसाइड्स कंट्रोल वीड्स by more effective and economic way. ठीक है. It also reduce the residue and pollution problem, means अगर ये बच भी जाएगा सॉइल में तो ये पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा, जैसे कि केमिकल अगर हम बात करें हर्बिसाइड्स की या वीडिसाइड्स की, वो कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको बताऊँ, द फर्स्ट इफेक्टिव बायो हर्बिसाइड वॉज माइको हर्बिसाइड विच वॉज अ फंगस दैट डिस्ट्रॉय वीड्स, और ये डेवलप की गई थी इन 1981. इसके अलावा वाटर हायासिंथ या फिर एकॉर्निया क्रेजिपस को इंडिया में सक्सेसफुली कंट्रोल किया गया बाय द हेल्प ऑफ ऑल्टरनेरिया इकॉर्निया. स्पेसिफिक इंसेक्ट्स को भी फील्ड में छोड़ा जाता है जो कि उस वीड पर ही, स्पेसिफिक वीड पर ही फीड करेंगे जो कि फील्ड में ग्रो हो रही है. कुछ दूसरे क्रॉप प्लांट्स को भी उगाया जाता है जिन्हें हम स्मूदर क्रॉप बोलते हैं, एंड दिस क्रॉप गिव कंपटीशन टू द वीड. तो ये था बायो हर्बिसाइड्स. नाउ वी विल सी बायो इंसेक्टिसाइड. It means to biologically control insect pest population in the field, and for this the first method is introduction of viruses
which infect specific type of insect pest. कि हम लोग क्या करेंगे, अब इंसेक्ट पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए वायरसेस को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और ये क्या होंगी, ये स्पेसिफिक टाइप के इंसेक्ट को ही ये हार्म करेंगी, उनको ही किल करेंगी. दीज वायरसेस आर कॉल्ड बैकुलोवायरसेस एंड आर divided into two genera, nucleopolyhedrovirus NPV and granulovirus GV. न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस NPV, ठीक है, मोस्ट ऑफ मीन्स ज़्यादातर जितने भी बैकुलोवायरसेस जो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स की तरह यूज़ किए जाते हैं, दीज बिलोंग टू NPV कैटेगरी. एंड NPV इज स्पीशीज स्पेसिफिक, स्पीशीज इंसेक्ट स्पेसिफिक इंसेक्ट को ही ये टारगेट करता है, एंड इट हैज़ नैरो स्पेक्ट्रम एप्लीकेशन. फर्दरमोर बैकुलोवायरसेस इंसेक्ट्स बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को कंजर्व करने के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, और इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया को हम इससे ट्रीट कर सकते हैं. मीन्स द एरिया दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर इकोसिस्टम वी कैन से, ठीक है, उसे भी हम लोग ट्रीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैकुलोवायरसेस. एक्शन की अगर हम यहाँ पे बात करें, दैट हाउ इट एक्ट्स, treatment is done by spraying baculoviruses on the crop. जैसे ही इंसेक्ट पेस्ट प्लांट पर फीड करेगा, सबसे पहले इसको स्प्रे किया जाएगा, और उसके बाद जैसे ही इंसेक्ट जो है वो उस प्लांट पर फीड करेगा, इट विल ingest baculovirus with the food, and the granules or polyhedra of the virus get dissolved in the digestive juice of the insect, and the insect then dies. The insect get dissolved on the leaf surface, which releases more viruses. ठीक है, तो क्या हुआ है, सबसे पहले स्प्रे किया गया बैकुलोवायरस का प्लांट पे, इंसेक्ट लार्वा आया, उसने उस पर फीड किया, तो जो ग्रेन्यूल्स होंगे या फिर जो पॉलीहेड्रा होंगे उस वायरस के, ठीक है, दे गेट डिजॉल्व्ड इन द डाइजेस्टिव जूसेस ऑफ द इंसेक्ट. ओके, जिसकी वजह से इंसेक्ट जो है वो मर जाता है, एंड इट गेट्स स्टार्ट डिज़ोल्विंग ऑन द लीफ ओनली, और जैसे ही वो डिज़ोल्व हो जाएगा लीफ पे इंसेक्ट, उसके साथ साथ जो बाकी वायरस पार्टिकल्स होंगे वो वहीं पर रिलीज़ हो जाएंगे. तो वी कैन से कि एक पूरी साइकिल ये चलती रहती है. बैकुलोवायरस जैसे मैंने आपको बताया एक्ट ऑन स्पेसिफिक और टारगेट इंसेक्ट्स, एंड ये हार्मलेस यूजफुल इंसेक्ट्स पर एक्ट नहीं करते हैं. अनदर मेथड इज यूज ऑफ बैसिलस thuringiensis. It is a bacteria that kills a wide range of insects like moth, fly, butterfly, beetle. इनके लार्वा को ये किल कर देता है. बैसिलस thuringiensis के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ बहुत ही विस्तार से in one of my earlier video, and अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड करवा दिया है. यू कैन जस्ट गो एंड चेक आउट दैट वीडियो. बायोटेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट हाउ बैसिलस thuringiensis एक्ट. थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, साइंटिस्ट ने बैसिलस thuringiensis के टॉक्सिन को या फिर टॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाले जीन्स को, ठीक है, आइसोलेट करके, ठीक है, उसे क्रॉप में डाला है, क्रॉप के जेनेटिक मटेरियल में डाला है, इंट्रोड्यूस करवाया है, एंड
बाय द हेल्प ऑफ rDNA टेक्नोलॉजी, जैसे प्लांट, जैसे टोमेटो प्लांट हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो. एंड if we talk about cotton, bt cotton is the most important one here and is cultivated in many states of our country. तो इसकी जो पूरी टेक्निक है कि बीटी कॉटन कैसे एक्ट करता है वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है. इनके अलावा एफिड्स, फंगस, एग्रोबैक्टीरियम को भी यूज़ किया जाता है टू कंट्रोल इंसेक्ट पेस्ट एंड अदर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इन क्रॉप प्लांट्स. Trichoderma is another example. It is a saprophytic microscopic fungi and is used as fungicide, which is used to control soil borne diseases. And इसके अलावा अगर हम इंसेक्ट पे आ जाएं तो लेडी बर्ड हो गया, ड्रैगन फ्लाइज हो गई. दीज आर ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन द फील्ड्स विच फीड ऑन aphids and mosquitoes. Here you can see the structure of trichoderma. ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है. सैप्रोफिटिक फंजाई होती है and it is used as biofungicide. Importance of biocontrol, अगर मैं सम अप करूँ पूरा का पूरा जितना भी अभी टॉपिक हमने पढ़ा, तो इट हेल्प्स नॉट टू टोटली इरेडिकेट द पेस्ट बट कीप द पॉपुलेशन एट मैनेजेबल लेवल. मीन्स पॉपुलेशन को, इंसेक्ट पेस्ट की पॉपुलेशन को पूरी तरह से इरेडिकेट करना इसका मोटिव नहीं होता है, लेकिन एक ऐसे लेवल पे पॉपुलेशन को रखना जहाँ पे उनको मैनेज किया जा सके. इसका अफेक्ट क्या होता है कि नेचुरल प्रिडेशन, मीन्स वो इंसेक्ट्स जो कि नेचुरली इनके ऊपर फीड करते हैं उनकी पॉपुलेशन भी मेंटेन रहती है. तो ये बैलेंस मेंटेन करके रखेगा बिटवीन द यूज़फुल इंसेक्ट्स और उनके जो प्रे होगा उनके साथ. एंड बायो कंट्रोल बिल्कुल भी इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करेगा. प्रीडेटर्स और पेस्ट्स की लाइफ साइकिल को भी ये डिस्टर्ब नहीं करता है.